भारत शासन अधिनियम 1935 पर। चलिए शुरू करते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां सम्मिलित थी। अब हम समझेंगे इसकी विशेषताओं को। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। इसमें केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां थी। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय शामिल थे के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई, परंतु यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से पृथक पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य के उत्तरदायी सरकार की स्थापना यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। ऊपरी सदन में 260 प्रतिनिधि थे, जिनमें से 104 राज्यों के नरेश द्वारा नामित होते थे, जबकि शेष 156 सदस्यों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, जिनमें से 75 साधारण निर्वाचन मंडल के लिए, 6 अनुसूचित जातियों के लिए, 4 सिखों के लिए, 49 मुस्लिमों के लिए, 6 स्त्रियों के लिए, 10 स्थान जिनमें से 4 यूरोपियों के लिए, 1 एंग्लो इंडियन के लिए और 2 भारतीय ईसाइयों के लिए आरक्षित हैं और 6 स्थान गवर्नर जनरल के लिए रखे गए थे, जिन पर उसे अपने पसंद के लोगों को नामित करना था। राज्यों की विधानसभा अथवा सदन में 375 सदस्य होने थे, जिनमें से 125 देशी राज्यों को तथा 250 स्थान ब्रिटिश भारत के प्रांतों को दिए गए थे। इनमें से हिंदुओं को 105 सीटें या 42% स्थान दिया गया था और मुस्लिमों को 82 या 24% स्थान से शेष अल्पसंख्यकों के लिए 26 स्थानों, उद्योगों और व्यापार को 11, मजदूर वर्ग को 10, जमींदारों को 7 और स्त्रियों को 9 स्थान दिए गए थे। मतदाता प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य होने चाहिए थे और चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय मत सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली थी। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। गवर्नर जनरल को सम्राट की ओर से संघ के लिए कार्यकारी प्राधिकार दिया गया था। उनके काम में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल था, जिसमें 10 मंत्रियों से अधिक नहीं हो सकते थे। इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी और वह उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे। उनका विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक था, लेकिन उनके प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति एक प्रकार से गवर्नर में ही थी। विधानसभाओं की शक्तियां वित्त के मामले में और गवर्नर जनरल के आरक्षित विषयों के मामले में बहुत ही सीमित थी।
सुरक्षा, विदेश और ईसाई धर्म विषयक मामले आरक्षित थे। इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ हुई। वे राज्य थे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। इनमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 स्थापित द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई। इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया और देश की लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। HE क्लास के नए पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।